PIFD का डिफरेंट सीन है। टेस्ट तो पास कर लेते हो, मेजर गेम जो है ना वो टेस्ट के पास जरूर होती है। हर इंस्टीट्यूट जो है वो अपना एसेंस लेके बैठा हुआ है अपने अंदर, वो चाहे BNG हो जाए, चाहे NC हो जाए, चाहे PIFD हो जाए। इंटरव्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ना ही आपने अपने आप को शोखा दिखाना है, और कभी अगर गलती से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है PIFD के लिए कि आप स्मोकिंग करते हो या नहीं, याद रखें हमेशा कि PIFD जो है एक स्मोक फ्री एरिया है। तो आपको GPA जो है वो कम से कम फर्स्ट ईयर के अंदर दोनों सेमेस्टर्स का मिला के को लेना पड़ेगा 3.8, जो कि नहीं आता। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है ना, जहाँ से कभी आप गुजरो जिस डिपार्टमेंट की वजह से और आपको चूंकि आवाज़ भी नहीं आएगी, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग है। आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। हार्ड वर्क कर लो, उसके बाद स्मार्ट वर्क फिर ही आता है आपको। 3rd डे था डिस्प्ले का और मेरा इंटरव्यू हो गया था, और 5th या 6th डे के ऊपर मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया हुआ था जॉब का। फर्स्ट सेमेस्टर जो है अब 2025 के अंदर ये है 195 से 2 लाख प्लस चला गया हुआ है। यार मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना, तब ये सीन था कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो गए और आपका पेन भी बाहर गिर गया ना, तो आप पेन भी उठाने नहीं जा सकते बाहर, वो गेट क्लोज हो जाते थे। आप फर्नीचर डिजाइनर बन रहे हो, एक तरखान में, कारपेंटर में और फर्नीचर डिजाइनर में कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुकालमा विद मोहित। आज मेरे स्टूडियो के एक दोस्त मुगीस को याद किया है कि वो आए और हमें PIFD के बारे में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन के बारे में एजुकेट करें। अभी रिसेंट ग्रेजुएट हैं फर्नीचर डिज़ाइन में। बहुत शुक्रिया मुगीस, आप आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच यार, आपने हमें याद किया। नहीं यार, सबसे पहले तो ज़ाहिर है व्यूअर्स को बताएं, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें कि PIFD क्यों गए और आप क्या कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएट हुए हैं, क्या डिग्री है, क्या बैकग्राउंड था, PIFD आए किस वजह से, थोड़ा सा एक बेसिक अपना इंट्रोडक्शन तो दें। ये बेसिकली मेरे घर में और मेरा जो सारा बैकग्राउंड है ना, वो आर्ट्स के साथ बिल्कुल भी कभी नहीं रहा, लेकिन इन दी एंड सीन ये हुए कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जो था वो आर्ट्स की तरफ आया। हर बच्चे की तरह जो है तैयारी मैंने NC के लिए की। NC का टेस्ट पास आ चुका था और मेरा यहाँ पे एडमिशन हो चुका हुआ था। यहाँ का भी एंट्री टेस्ट जो होता है वो फिगर ड्राइंग बेस होता है। सो स्टूडियो वगैरह ज्वाइन किए हुए थे मैंने 1 साल जो है पहले भी जो है ना वेस्ट किया था। वेस्ट इन सेंस कह लो कि यार गैप ईयर था। गैप ईयर भी नहीं था, मैंने ना किया था मैथ्स कॉम कर लिया था 1 साल, और वो मतलब ये समझ लो कि उसके अंदर ना मैंने यही डिसीजन किया था कि मैंने वाकई में करना क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, तो जब मैथ्स कॉम चल रहा था तब मैंने ना अपना ड्राइंग स्टूडियो जो है ना वो ज्वाइन किया था, HB ड्राइंग स्टूडियो, जहाँ पे हम मिले थे। और तो वहाँ पे सीन्स जो थे, वहाँ पे थोड़ी सी सेंस डेवलप हुई कि आखिर आर्ट्स है क्या। पहले तो सिर्फ और सिर्फ शौक जो होता है ना, एक बच्चे को, मैं टू बी ऑनेस्ट हो गया बताऊँ तो, जो भी बच्चा आर्ट्स में आता है ना, वो उसको कोई ऐसे जितने इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उसने क्या करना है और क्या सीन है। वो आधे से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स का एक जो ग्लैमर है और एक जो साइड है ना, वो सिर्फ देख के आ जाते हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा, मस्ती और फन सीन है और शायद लाइफ जो है ना हंसी खुशी गुजर जाएगी। लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा चेंज होता है जब आप एक फील्ड में आते हो। खैर जब स्टूडियो गए तो वहाँ पे पता चला कि यार ये VCD है और ये ऐसे है, ये दूसरी जो हैं प्रोफेशंस हैं, और किस तरह से आपने अपने शौक को प्रोफेशन में लेके जाना है। इन दी एंड तो रोटी ही कमानी है ना, पैसे ही है। सो कैसे अपने शौक को आप लेके आ सकते हो, अपना पेट भरा होगा तब भी आप शौक पूरे करेंगे, जो बात है। और आर्ट्स के अंदर मेजरली एक कॉन्सेप्ट भी यही है कि यार जब आपकी भूख खत्म होगी ना, तभी आप कुछ क्रिएटिव सोच सकोगे, वरना आप उसी एक दायरे में फंसे रहोगे जहाँ पे आप रह रहे हो और जिस हिसाब से आप चल रहे हो। खैर पॉइंट ये था कि मैं चला गया HB ड्राइंग स्टूडियो। वहाँ पे मसूद, आपको पता ही है, हमारा म्यूचुअल दोस्त है, वहाँ पे जो है पहली दफ़ा मिला, और SH वो स्टूडियो मैंने ही उसको रेफ़र किया था। और वो वहाँ पे जब गया तो उसके बाद मैं उसके 1 महीने बाद मैं चला गया था। तो वहाँ पे अपनी बेसिक सारी तैयार की और NC के लिए ना प्रिपरेशन वगैरह करने लग गए। NC के टेस्ट से 1 माह पहले जो है ना PIFD का टेस्ट हो चुका हुआ था और उसके रिजल्ट्स भी आ गए, उसमें पास होके ऑल ओके हो गया सीन। असल में PIFD का डिफरेंट सीन है, आप टेस्ट तो पास कर लेते हो, लेकिन मेजर गेम जो है ना वो टेस्ट के पास शुरू होती है। सो ये सीन्स जो थे ना वहाँ पे शुरू हुए, और गया मैं टेक्सटाइल के लिए था। अच्छा। हाँ, गया मैं टेक्सटाइल के लिए था और मेरा टेक्सटाइल में हो भी गया था। वहाँ पे GPA बेस्ड जो है ना फाउंडेशन ईयर चलता है, मतलब। अच्छा, नहीं, हम इस पे अभी PIFD डिटेल थोड़ी सी बाद में करेंगे। पहले आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओ ना कि आपने फिर PIFD सेलेक्ट कर लिया और क्या रीज़न थी, और यानी कि ये थोड़ा सा अपना बेसिक दे दो, उसके बाद फिर हम
बारी बारी एडमिशन और ये सारा एक पूरा गाइड बुक बना रहता है। हाँ चलो सही है, फिट सीन है। असल में सीन जो शुरू हुए थे ना PIFD के, वो इस तरह से हुए थे कि पहले मेरा कोई ये समझ लो कि कोई माइंड सेट ही नहीं था कि मैंने जाना है PIFD। लेकिन जब आप फील्ड में आते हो ना और आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ देखते हो और आप किसी सीनियर के साथ बैठो तो आपको पता चलता है कि यार वर्थ क्या क्या है, और हर इंस्टीट्यूट जो है वो अपना एसेंस लेके बैठा हुआ है अपने अंदर, वो चाहे BNU हो जाए, चाहे NC हो जाए, चाहे PIFD हो जाए। सो PIFD जो है ना एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और कह सकते हो कि वाकई में डिज़ाइन ओरिएंटेड जो है ना एक यूनिवर्सिटी है। और जब इंसान पहले जाता है ना अपनी यूनिवर्सिटी में PIFD में, सो उसको वाकई वो स्कूल लगता है और उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत बाउंड हो गया और उसको कैद कर लिया गया। लेकिन इन दी एंड आप डिज़ाइनर हो और आपने आगे कहीं जॉब करनी है या फिर किसी भी कॉर्पोरेट सीन में जाते हो आप, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। और कह सकते हो आपके एक पास आउट जो है ना वहाँ का, वो उसकी सोच वैसी हो जाती है जैसे वाकई में मैच्योरिटी जिस चीज़ का नाम है, और उनको डिसिप्लिन, डेडलाइंस और ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। सो PIFD की लाइफ एक अलग चीज़ है, और उसका सिलेक्शन भी इसी चीज़ पे था कि वहाँ पे जो भी वहाँ का ग्रेजुएट है उसको एक अच्छा फ्यूचर उसको मिल जाता है, उसको जॉब मिल जाती है, और उसको काम की सेंस, और इसके अलावा डिज़ाइन का जो एक सेंस है ना, डिज़ाइन की जो सेंस है वो फाउंडेशन ईयर से ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना वो शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह भी यही है कि जैसे फाउंडेशन ईयर है वहाँ पे सीरियस होकर आपको काम करना पड़ता है। ये समझ लो कि PIFD में अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप फेल भी हो रहे हो ना, वहाँ पे फेल होने के लिए भी आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो सिंपल बात ये है कि वहाँ पे मेहनत आपको करनी पड़ती है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, अब PIFD के अंदर आना, वो इसका भी क्या ड्राइंग टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्या चीज़ें हैं? हाँ। और क्या वाकई एडमिशन लेना आसान है, किस तरह से यार? और किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, ये भी बताना। देखो, अगर तो तुम कुछ इस तरह के इंसान हो जो कि सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहते हो अपने लिए, तो तुम्हें PIFD नहीं आना चाहिए। और अगर तुम काम करना चाहते हो लोगों के लिए और ये समझ लो कि सोसाइटी को डिलीवर करना है और सोसाइटी के हिसाब से काम करना है, तो वही वाली बात है कि ये जो डिज़ाइनर्स हैं ना वो अपने लिए काम नहीं करते, वो एक मार्केट है, एक स्पेसिफिक मार्केट है, ऑडियंस है, उनके लिए काम करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं। ईगो को ख़त्म करके हाँ। डिज़ाइन। तो यही फ़र्क है NCA के अंदर और PIFD के अंदर, कि NCA के अंदर जो है आपको एक फ्रीडम है, और आप एक, मुझे लगा तुमको कि NCA वाले बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। नहीं, वो तो चलो होते उस चीज़ को हम साइड में रखते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। बहुत अच्छे होते हैं और बल्कि मुझे तो डाउन टू अर्थ रखते हैं, जो सच बात है। लेकिन वहाँ पे आपको ना अपना काम करने की एक बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। यहाँ पे आप अपना काम करते हो, लेकिन आपको एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज आपके पास हैं ही हैं, क्योंकि आप डिज़ाइनर हो, आप एक आर्टिस्ट नहीं हो। आर्टिस्ट और डिज़ाइनर में बहुत फ़र्क है। आर्टिस्ट अपने लिए काम करता है और जो डिज़ाइनर है वो मार्केट के लिए काम करता है। सो ये एक मेजर फ़र्क है। बहुत कैरियर ओरिएंटेड रह के वो अपने सारे कोर्स को, ये है आपको, आप जो भी फील्ड एज ए PIFD के अंदर आके डिज़ाइनर बनते हो तो आपको अपनी फील्ड का बखूबी पता है, और आपको पता है कि आपने इस ग्रेजुएशन के बाद आप कहाँ पे फिट इन होगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एडमिशन का जहाँ तक सीन है, एडमिशन का इसी तरह होता है जैसे NCA का है। एक होगा आपका ड्राइंग टेस्ट होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और ये 3 घंटे का टोटल टेस्ट होता है। 1 घंटा जो है आपको ड्राइंग के लिए मिलता है। वहाँ पे आपको मेजरली बहुत हद तक फिगर ड्राइंग ही आती होती है, और फिगर ड्राइंग के 1 घंटे बाद आपको 2 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट मिलता है, जिसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज होती है, और इसके अलावा आपका इमेजिनेशन पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट के अंदर कुछ इस तरह का होता है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, जैसे NCA के अंदर भी होता है। आपको ऐसे नहीं लिखना होता उसके अंदर जैसे NCA में होता है, एक पॉइंट के ऊपर आप एक टॉपिक के ऊपर आपने स्पेसिफिकली लिखना होता है। लेकिन वहाँ पे सीन्स ये हैं कि आपको एक सीन क्रिएट ड्रॉ करके दिखाना है, और आपको कुछ ना कुछ पैराग्राफ भी लिखना पड़ जाता है, लेकिन वह स्पेसिफिकली कभी कभार की बात है। और आपको कुछ बेसिक कलर्स दे दिए जाएंगे, 3-4 कलर्स दे दिए जाएंगे, और उनके ऊपर जो है ना आपने कोई ना कोई अपनी इमेजिनेशन ड्रॉ करके दिखानी होती है। मतलब वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बच्चा सोचता किस तरह से है, और वो उसकी जो इमेजिनेशन है, उसका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, किसी भी एक टॉपिक को लेके, स्पेसिफिक एक सेंटेंस को लेके उसका क्या है, वो उन बेसिस के ऊपर होता है। और जनरल नॉलेज बेसिकली इतना कोई हार्ड और इस तरह टफ नहीं होता, वो बस आपको अगर बेसिक आपको पता है तो आपका हो जाएगा, ईजी सीन है। इसके बाद आपका इंटरव्यू आ जाता है। इंटरव्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ना ही आपने अपने आप को शोखा दिखाना है,
और कभी अगर गलती से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है PIFD के लिए स्पेसिफिकली कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं, तो ये आप याद रखें हमेशा कि PIFD जो है एक स्मोक फ्री एरिया है, वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं किया जा सकता। और अगर आप वहाँ पे पकड़े भी जाते हो कोई वेप करते हुए, कुछ इस तरह का सीन करते हुए, तो आपको अच्छी खासी प्लेंटी देनी पड़ती है और आप पे कमेटी भी बैठ जाती होती है। तो ये पूछते हैं वो स्पेशल इंटरव्यू में? हाँ, अक्सर पूछ लेते होते हैं, क्योंकि शक्लों से अगर आपको लग रहा है कि एक बच्चा जो है वो करता है इस तरह की, वैसे हुए हैं या मेरे वैसे ही हैं मैं नहीं था लेकिन वो सीन्स ये हैं कि वो पूछ लेते होते हैं। और क्या होता है, मतलब फील्ड से रिलेवेंट ज़्यादा सवाल होते हैं इंटरव्यू में? और यार इंटरव्यू में फील्ड से रिलेटेड भी होंगे, एक तो आपके पैनल पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का है, और दो तरह का इंटरव्यू होता है। एक तो होता है आपका फील्ड ओरिएंटेड हो जाता है, और दूसरा ये हो जाता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में वो बहुत क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कि आप क्या सोच के यहाँ पे आए हो, बैठे हो। तो मतलब आप अगर चलो आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, जो भी मेजोरिटी बच्चे आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि हम फैशन में जाना चाहेंगे, और पूछा जाएगा कि क्यों जाना चाहते हो और आपका क्या सीन है, रोल मॉडल कौन है, क्या है। तो उनके पास 3-4 लफ्ज़ ही होते हैं। एक HSY हो गया, HSY भी यहाँ से PIFD से ही ग्रेजुएटेड है। अच्छा। और उसके बाद हुसैन रेहार आजकल बहुत इन है, वो भी यहाँ से ग्रेजुएटेड है। मारिया बी भी यहाँ से ग्रेजुएटेड है। सो मतलब फैशन के बहुत अच्छे अच्छे नाम जो है वो यहाँ से ग्रेजुएटेड है। इल्यूमिनाई स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इल्यूमिनाई स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा आप यहाँ का जो इल्यूमिनाई डिनर होता है वहाँ पर आप मतलब वो ये समझ लो कि वो जो कोई रैम्प वॉक का सीन नहीं होता, वो वहाँ पे सारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो आए होते हैं। सो ये फिट सीन है, हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा है। बस फैशन इस वजह से एलेबोरेट हो जाता है क्योंकि वो उसकी हाइप बहुत ज़्यादा है और लोग पसंद भी उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं। अब ऑब्वियसली हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे मैं फर्नीचर का हूँ, तो हमारे फर्नीचर के इल्यूमिनाई भी हैं जो कि $1 मिलियन का बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं। और उनका काम देख के आप कहोगे ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान है जो कि ग्रो कर रहा है। सो ये है हमारे इनके एक वो नीश बन जाते हैं ना। हाँ। NCA इज फेमस फॉर द आर्ट, उधर चाहे आर्किटेक्चर भी हो रहा है, कल्चरल स्टडीज भी अब तो आ गया है। हाँ। इससे रेलेवेंट भी। इसी तरह फैशन डिजाइन भी मेजरली फेमस है फैशन के लिए। हाँ। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इधर, और क्या इनकी कैटेगरीज हैं, या वो अच्छा इनको करते हैं नंबरिंग वाइज के सबसे अच्छा ये है उसके बाद ये आता है? ऑब्वियसली जैसे नाम हमारा है PIFD पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, तो वो फैशन और डिज़ाइन का जो सीन है, फैशन डिज़ाइनिंग का सीन सबसे ऊपर है, वो टॉप रेटेड है। और जैसे मैं आपको पहले बताने लगा था कि फाउंडेशन के अंदर आपको समझ लो कि अगर तो आप आए हो और आपने फ़ैशन ही करना है, तो आपको GPA जो है वो कम से कम फर्स्ट ईयर के अंदर दोनों सेमेस्टर्स का मिला के जो है वो आपको लेना पड़ेगा 3.8, जो कि नहीं आता। ये समझ लो कि अगर बच्चा इनरोल हुआ है कोई 600 या फिर 400 बच्चा इनरोल हुआ है, तो उसमें से 80 बच्चे निकल आते हैं। अच्छा। जो कि 3.8 ले लेते, समझ बड़े मतलब पढ़ने वाले लोग आर्ट्स में। यार देखो सीन ये है कि जो 400 बच्चा आया ना, 400 में से 300 बच्चा फैशन ही करने आया है। अच्छा। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने अपना एक कैलिबर रखा हुआ कि 300 के 300 बच्चा तो नहीं डाल सकते, और 300 का 300 बच्चा मोड़ भी नहीं सकते वो पे ज़ाहिर है टॉप रेटेड। तो वो यही सीन होता है कि वो आपको इस चीज़ के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर जज किया जाएगा कि आपका काम किस तरह से है। देखो इसमें हम इदारे को भी कुछ नहीं कह सकते, और इसमें हम बच्चे को ज़रूर कुछ कह सकते हैं, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है ड्राइंग के रिलेटेड, डिज़ाइन के रिलेटेड, लेकिन तुम करना फैशन डिज़ाइनिंग ही चाहते हो और सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत। दिन रात की मेहनत करके जो बच्चे गए हैं, वो बच्चों का आधे से ज़्यादा, मैं सिंपल सी बात बताऊं कि जो फैशन के अंदर बच्चे जाते हैं ना, वो आधे से ज़्यादा का बैकग्राउंड जो है ना प्री मेडिकल होता है। अच्छा। वो एक मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, उनको आर्ट्स और एस्थेटिक्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अगर उन्होंने रात के 4 बजे तक मेहनत की है तो उसका कुछ ना कुछ, आपको भी पता है मेहनत का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना ही निकलना है। मतलब उनकी सेंस ना भी हो ना, वो कर करके डेवलप हो जाएगी, वो कर लेंगे। और इन दी एंड यही सीन है कि वो बच्चे एक तो थ्योरी में बहुत अच्छे होते हैं। मेरा जो है, मेरा GPA था 3.68 था। अब उसके अंदर सीन ये हुए कि मैंने टेक्सटाइल में जाना था, मेरा हो गया था, लेकिन जब मैं टेक्सटाइल के अंदर जब जा रहा था तब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुका हुआ था कि मुझे कपड़े वगैरह में कुछ नहीं करना, मुझे स्ट्रक्चरल काम करना है, मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको पता है हम 2-4 और भी काम करते रहते हैं, गो कार्ट्स वगैरह बनाना, ये वो, तो इस तरह का हमें शौक था पहले से ही। तो जब मैं वो डिपार्टमेंट चूज़ कर रहा था तो तब मैंने फर्नीचर इसीलिए चूज़ किया था कि यार मुझे कुछ कंस्ट्रक्शनल काम करना है,
कुछ इस तरह का काम हो, कुछ स्कल्पचरल काम हो जिसके अंदर मैनली एफर्ट भी है और कोई प्रोडक्ट सामने पड़ा हो तो बंदा क्या है उसको ऑन कर सके कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, उसकी फॉर्म के साथ प्ले हाँ, करना और ये सारी चीज़ें। हाँ बेसिकली उसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो फर्नीचर के अंदर। बस ये बात है कि ओवर रेटेड है सारा कुछ यहाँ पे। फर्नीचर का डिपार्टमेंट भी बेहतरीन है, बेस्ट है। मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे बच्चे अक्सर जो है ना, अगर हमारी है क्लास 40 की क्लास है ना, तो आधे से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो उसी चीज़ को बर्दाश्त करके आए हुए हैं जो सारे ख्वाब लेके आए थे कि वो फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे, यहाँ पर उन्होंने किसी और डिपार्टमेंट में जाना था लेकिन उनके नंबर नहीं आ सके तो वो इस डिपार्टमेंट के अंदर फॉल करे। बेसिकली सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिविजनल होते हैं आपके उसके ऊपर, जीपीए के ऊपर। सबसे पहला जो है डिपार्टमेंट वो फैशन का आ जाता है, उसके बाद टेक्सटाइल आता है और उसके बाद आ जाता है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद जो है आपका लेदर आ जाता है, लेदर के बाद फर्नीचर आ जाता है और फर्नीचर के बाद आ जाता है आपके पास ज्वेलरी और ज्वेलरी के बाद आ जाता है सिरेमिक। और ये इसी तरह से आपका जो जीपीए है वो ड्रॉप होता जाएगा, तो आप इन डिपार्टमेंट्स के अंदर फॉल करते जाओगे। आपका हाईली अगर आपका सबसे ज़्यादा जो है फैशन के अंदर जो है ना, फैशन के अंदर 3.8 तक का होता है, 3.7 तक का, बहुत लीस्ट कर लो तो 3.7 तक चला जाता है। अब उसके अंदर सीन्स ये हो जाते हैं कि जो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की हुई थी और जो ख्वाब लेके आए थे, और ख्वाब सारे ही लेके आते हैं, बात यह है कि आपका ख्वाब है, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। इसमें हम इंस्टीट्यूट के किसी प्रोसेस को गलत नहीं कह सकते। उन्होंने भी ऑब्वियसली आप लोगों को कोई धक्के से नहीं डाला, आपको पहले हाथ बताया कि यार आपका टेस्ट होगा, उसके बाद फाउंडेशन ईयर है, वो डिसाइड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे। लेकिन आप खुद शायद चांस पे आए हुए थे कि यार मेरा शायद हो जाए। बात शायद की नहीं होती, बात होती है आपकी एफर्ट की, आपने जितनी की, और अगर आपने अपनी फुल मेहनत की है ना तो आप सेटिस्फाई होगा आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओ। जो बात अब तो कहीं ऐसा भी होता है कि लोग फाउंडेशन ईयर से निकल ही नहीं पाते, अगले 3 साल इसी चीज़ को रिवाइज करते रहते हैं, और यार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ड्रॉप कर देते हैं, जो कि वो अपना, उनको पता चल गया कि एक सेमेस्टर के अंदर उनके साथ कोई मिसहैप हो गया या फिर उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से उनका जीपी इतना ड्रॉप हो गया कि उनको पता चल गया कि अगले सेमेस्टर के अंदर ये गेन नहीं हो सकता, समझ लेट आया। हाँ, वो सेमेस्टर जो है वो ड्रॉप कर देते हैं और वो अगले साल दोबारा आ जाते हैं। लेकिन ये वो पैशनेट बच्चे हैं जिनके साथ कोई गलती हो गई या फिर उनसे गलती हो गई, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने उसी डिपार्टमेंट में जाना है या उस गलती को ठीक कैसे करना। हाँ, जो बच्चे दूसरे हैं जो बस आए हुए हैं कि शायद उनका हो जाए, उनका सीन ही ये होता है कि वो कहते हैं 1 साल तो गुजर गया, अब मैं क्यों 1 साल वेस्ट करूं और उस डिपार्टमेंट में जाऊं जो शायद उसने ख्वाब देखा था। तो वो जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर फिट इन होते हैं फिर उसी के अंदर परसू कर लेते हैं, उसको दिल लगा लेते हैं। हाँ, उसके साथ दिल लगा लेते हैं। ना भी लगे तो PIFD का कोर्स का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि आपको दिल लगाना पड़ता ही पड़ता है। अच्छा, मैं आपको बताया कि वहाँ पे फेल होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके सामने ही है, फाउंडेशन कोई आसान नहीं है। फाउंडेशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह का होता है कि कोई भी टीचर आया, जैसे आपका अगर कोई M&M का M&M की क्लास चल रही है, M&M एक सब्जेक्ट है, वो मटेरियल एंड मॉडल की है क्लास, कि आप स्कल्पचरल काम किस तरह से कर सकते हो और स्कल्पचरल काम के अंदर आप कौन से मटेरियल एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको हर एक क्लास के अंदर एक स्पेसिफिक मटेरियल आपको ना दे दिया जाएगा और उसके साथ आपने 8 घंटों के अंदर कोई ना कोई ऐसा मॉडल बनाना है जिसके ऊपर आपका टीचर आपको जज करेगा, आपको मार्क्स देगा और 20 में से मार्क्स होते हैं। और हमें याद है कि बहुत हैवी किस्म का एक प्रेशर होता था कि यार ऑब्वियसली एक बच्चा नया आया है डिज़ाइन के अंदर, वो क्या ही चीज़ निकाल सकता है और क्या ही चीज़ बना सकता है। खैर जो भी बना लेते हैं, और उन हर बच्चे के लिए ना जो उन्होंने मास्टरपीस बनाया है ना, वो उनके लिए उनको यही लगता है कि वो 1 on 1 है जिन्होंने ये चीज़ बना दी है और इस तरह का किसी ने कुछ बनाया नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट ये एक्सपीरियंस हमने खुद किया है। जब हम फाउंडेशन में थे, कुछ 2-4 चीज़ें डंडियाँ जोड़ के धागे धूगे से करके ऐसा लगता होता था जैसे क्या बात है यार, क्या बना दिया हमने। मैं ही बना सकता हूं। और वही अगले ही ईयर सेकंड ईयर में रियलाइज़ हो गया कि हम जैसा ही काम बच्चे दूसरे आके करेंगे और उनकी भी मेंटालिटी यही होगी, क्या काम ये देखें यार, ये चीज़ है। तो ये एक स्पेसिफिकली हर बच्चे की मेंटालिटी है और वो इसी तरह चलती है। सो कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइजेस इतनी ही हार्ड हैं कि आप आए हो और आपका वो दिन, हर एक दिन इतना काउंट होगा आपके लिए कि आपका जीपीए ऊपर जा सकता है और जीपीए नीचे आ सकता है। वो अगली आपके जो 3 साल हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रेशर भी बहुत होता है, बच्चे रो पिटते भी बहुत हैं, नर्वस ब्रेकडाउन भी बहुत होते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर ही, क्योंकि उसके बाद ज़िंदगी फिर भी बेहतर है। लेकिन फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा वो है कि वो आपके घर वाले नहीं कहते 9th-10th कर लो तो बाकी ठीक है। वो वाला सीन है। आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। देखो डिपार्टमेंट कोई भी बुरा नहीं है,
और किसी भी डिपार्टमेंट में जाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ आपके अपनी हरकतें और आपकी चीज़ें बनाती। अगर आप अपने काम के साथ सीरियस नहीं हो और आप जाना चाहते हो फैशन में, तो कोई वो समझ लो कि कोई मुआवजा ही है जो आपको लेके जाएगा। तो इसी तरह है। और मेरे अपने जो थोड़े बहुत मार्क्स कम आए थे फैशन से, वो सिर्फ थ्योरी की वजह से थी। अब बॉयज़ कहाँ थ्योरी पढ़ी जाती है, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा ना सीन था बैड। लेकिन ये है कि जो बंदा थ्योरीज के अंदर भी बेहतर है और काम टाइमली कर लेता है, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा, टाइमली कर लेता है और थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लेता है, वो बंदा फैशन में चला जाता है। लेकिन वहाँ पे बच्चों को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती और वो ये समझ लो कि प्रेशर में बहुत होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मिस कर जाते हैं इस चीज़ों को। फर्स्ट ईयर इंजॉय किया जा सकता है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इंजॉय करो, तो ये एक बैड सीन है फर्स्ट ईयर का। सो इसके बाद आपके जो है ना डिपार्टमेंट्स आपको अलॉट हो जाते हैं, और ये समझ लो कि फाउंडेशन की जो दोस्ती हैं ना, वो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर होते हैं। अच्छा, लेकिन नए डिपार्टमेंट्स चेंज हो गए, लेकिन वही तो बात है, जब डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं तो वो सारा कुछ जो है ना, एक समझ लो कि आपके लिए एक आंधी जैसा होता है जो ख़त्म कर देता है सारा कुछ। उसके बाद आपके जो डिपार्टमेंट्स में दोस्त बनेंगे, हाँ, वो आपके शायद चले, लेकिन वो बड़ा एक कंपटीशन वाले होते हैं अक्सर आपके फाउंडेशन में बहुत कंपटीशन होता है। अच्छा, उसमें ज़्यादा यही बात है। देखो तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप हम लोगों के अंदर ही तो कंपटीशन है। बाकी जो बंदा असाइनमेंट्स ही नहीं पूरी कर रहा, जो सही नहीं कर रहा, उसको उनसे उनका डर ही नहीं है, जो सच बात है। डर इन चीज़ों से है कि भाई अगर 3.82 के ऊपर वो क्लोज हो गया मेरिट, तुम्हारे 3.81 है, तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मिन्नतें तड़ले और उस बच्चे का सीट को छोड़ना ही बचा सकता है, जो कि इतने नंबर होने के बावजूद वो चाह रहा है कि यार मैं किसी टेक्सटाइल में चला जाऊँ या किसी और जगह पे चला जाऊँ। सो वही तुम्हें बंदा बचा सकता है। और ऑब्वियसली वो इतने बच्चे नहीं होते जो डिपार्टमेंट छोड़ेंगे, बहुत कम होते हैं। समझ लो कि 110 बच्चे अगर सिलेक्ट हो गए तो कोई 10 बच्चे होंगे जो छोड़ जाएंगे, और तुम जैसे कितने बच्चे होंगे जिनके 3.81 हुआ GPA जिसका, तो वो बहुत लंबी कंपटीशन बड़ा टफ है। हाँ, तो जिसके आंसू ज़्यादा अच्छे निकल सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, वो बंदा ले सकता है सीट। तो ये समझ रहे हो। अच्छा, तो अगर बात की जाए फैशन की, कि विद इन फैशन क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया? एक है टेक्सटाइल डिज़ाइनर और एक है फैशन डिज़ाइनर, कितना फ़र्क है? और क्या जो लोग आना चाह रहे हैं फैशन में, उन्हें क्या क्या चीज़ें अपने ऊपर वो टिक मार्क करने चाहिए कि वो वाकई फैशन के लिए हैं भी? यार फैशन के अंदर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो कोर्स कंटेंट है टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल जो आम बंदा समझता है वो बेसिकली वैसा टेक्सटाइल नहीं है। टेक्सटाइल यहाँ का एक समझ लो कि एक ऐसी डिग्री है जिसके अंदर आपने एक मीडियम एक्सप्लोर करके एक सरफेस बनानी है, ठीक है। जैसे आप NCA का भी ऐसे ही होता है, उन्होंने एक सरफेस बनानी है, उन्होंने कपड़े नहीं बनाने। अपैरल में वो जा सकते हैं, लेकिन उनका मेजर कॉन्सेप्ट कपड़े बनाना नहीं है, मतलब अपैरल डिज़ाइन करना नहीं है। उनका है कि ये कपड़ा किस नए मटेरियल, सस्टेनेबल मटेरियल, क्योंकि दो ही चीज़ें आजकल चल रही हैं, एक तो वो हो जाए कोई भी केमिकल फ्री हो जाए, नेचुरल कोई मटेरियल हो जिसके साथ वो काम कर सकें। तो काफ़ी बच्चों ने बड़ा नया नया मटेरियल भी एक्सप्लोर किया, मुझे काफ़ी पसंद भी आया। उनके काम कुछ इस तरह से थे कि किसी ने पीनट के शेल्स को जो है वो किया हुआ था, उनको जला के उनका जो पाउडर निकला उससे जो है उन्होंने लेदर बनाया था, और कोई एप्पल के छिलकों से उन्होंने लेदर बनाया, और इस तरह से करके सिगरेट बर्ड्स के साथ भी काम किया हुआ था। ये समझ लो कि वो सारा कुछ जो है ना, वो आजकल बच्चों का जोर इसी चीज़ के ऊपर है कि कोई भी केमिकल फ्री जो है ना, क्योंकि बाइंडर हमेशा कपड़ों के अंदर ना बाइंडर लगता होता है, वो केमिकल है, उसको हटा के कोई अच्छा कोई नेचुरल चीज़, जिस तरह से मार्केट फ्लोज हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ और नेचुरल और ऑर्गेनिक कुछ, हाँ ऐसा ही है। लेकिन ये नहीं है कि मार्केट चलती ही इन पे है, और भी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े लोग केमिकल्स इस्तेमाल करके भी कर लेते हैं, क्योंकि हर एक की प्रायोरिटी ये नहीं है कि वो नेचर को, हर कोई नेचर को प्रायोरिटी देने लग गया तो यहाँ पे जंगल ही होंगे, समझ रहे हो? आपको पता है, आप ऐसे फीलिंग वो चीज़ें देखते हैं आर्किटेक्चर के, आपको भी पता है कि सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से नहीं चलती। तो काफ़ी बच्चे काफ़ी डिफरेंट तरीके के ऊपर भी चलते हैं। जहाँ तक बात कोर्स कंटेंट की है, सो उसके अंदर सीन्स ये हैं कि जो फैशन डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन के अंदर बेसिकली आपके जो है पैटर्न मेकिंग, आपके जो अपैरल है उसका, उनका काम ही अपैरल का है ना। उन्होंने आपके कपड़े ही उनके सिल्वर्स और ये समझ लो कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। मतलब अक्सर लोगों का एक होता है ओपिनियन होता है कि यार ये जो बच्चे डिज़ाइन करते हैं ये कोई भी नहीं पहन सकता, ये पहनता ही कौन है? तो यार उनका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि कौन पहनेगा, और वो बनाते भी नहीं है मैस प्रोडक्शन के लिए, वो बनाते ही स्पेसिफिकली किसी ओकेजन, किसी
कॉन्सेप्ट के ऊपर है और उसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। मेट गाला के अंदर कौन वो कपड़े पहनता है जो कि आम बंदा पहन सकता है, तो कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि वो किस तरह से उन्होंने उस मीडियम के अंदर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक कॉन्सेप्ट डाल दिया। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। और इसके अलावा जो उनका डिज़ाइन कंटेंट है वो ज़्यादातर जो है, और उनके जो डिज़ाइन आउटलाइन और कट लाइंस हैं वो ज़्यादातर जो है वो जो पेरिस का फैशन है उसके साथ लिंक होता है। और यहाँ इनके जो है फैशन के काफ़ी जो है वो ग्रुप्स जाते भी होते हैं, पेरिस वगैरह भी जाते होते हैं। स्टूडेंट बॉडी की या स्टूडेंट। अच्छा। सो वो ये है कि इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे तरीके से है। सो ये है कि उनका डिपार्टमेंट जो है ओवररेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी उनका सीन है ना वो उसको पूरा करते हैं और उसको नंबर 1 बनाने के अंदर उनके डिपार्टमेंट का पूरा हाथ है। उनको हर एक चीज़ को वो सपोर्ट करते हैं और वो हक रखते हैं नंबर 1। हाँ बिल्कुल। और जितनी वो यानी कि ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है ना, जहाँ से कभी आप गुजरो जिस डिपार्टमेंट की वजह से और आपको चूंकि आवाज़ भी नहीं आएगी, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग है। वहाँ पे बच्चे इतना काम करते हैं, मैं खुद बता सीरियसली, अगर मेरे दोस्त भी थे उधर तो ये समझ लो कि हम वहाँ से गुजरे हैं और हमें ये लगेगा कि शायद क्लास में कोई भी नहीं है और वहाँ पे 40 के 40 बच्चे बैठ के सिर्फ काम कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा लाउड सा डिपार्टमेंट है, समझते हो, थोड़े बज रहे हैं और ठाठ आगे वहाँ से आ रही, तो वो अलग सा सीन है। लेकिन ये है कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ा ये समझ लो कि ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट है। अच्छा डिपार्टमेंट है उन लोगों के लिए जो कि इन सारी चीज़ों को बेयर कर सकते हैं। और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, काम भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो काम है ना वैसे टेक्सटाइल में होता है, लेकिन टेक्सटाइल के बाद अगर कहा जाए कि प्रेशर और काम किधर है तो वो फैशन के अंदर ज़रूर है। इसके बाद जो है आपका टेक्सटाइल आ जाता है। टेक्सटाइल के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। टेक्सटाइल का थीसिस प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। उसके अंदर आपका ना एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन है। और सरफेस क्रिएट करना, उनका क्या इम्प्रेशन होगा, वो सारी चीज़ें बेसिकली उसके काम में आती हैं। इसके अलावा मार्केटिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग वो सारी की सारी थ्रेटिकल है। और अगर आप चाहते हो कि आप कभी मटीरियल पे पैसा ना खर्च करो तो मार्केटिंग करें, सेल्स के बंदे बने। हाँ, वही हमारे थीसिस पे अगर 3 लाख रुपये लग जाता है ना, 3-3.5 लाख रुपये लग जाता है, तो मार्केटिंग वालों का सिर्फ मतलब हमारी कोई छोटी सी असाइनमेंट भी है ना, जैसे कि हमने कोई लेडी राइडिंग डेस्क बनाना है या फिर कोई स्टूल भी बनाना है, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी, उस असाइनमेंट की कॉस्ट जो है वो 40-50 हज़ार रुपये आएगी। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा कॉस्ट आएगी पूरे साल में, और वो होगी आपके थीसिस के अंदर जब आपने VMs बनाने हो। अच्छा, ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ आपकी कॉस्टिंग आएगी। VMs क्या है यार? वो विजुअल मर्चेंडाइजिंग, मतलब अगर आप किसी भी समझ गए हो, अगर आप किसी भी ब्रांड के अंदर जाओ तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे डिस्प्ले बनाया होता है जो कि ऑडियंस को जो है इंटरेक्ट करता है और इस तरह से है, मतलब अपना ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं उससे। तो वो सारे लोग जो हैं वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड पकड़ते हैं और उनको जो है वो दोबारा से ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको रीडिज़ाइन करते हैं और उनको एक नए पाथ के अंदर जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली उनका काम है और यही VMs का काम है। VMs बना के वो रिप्रेजेंट ये करते हैं। वो सिर्फ VMs के अंदर उनका खर्चा आता है, इसके अलावा पूरे 3 सालों के अंदर उनका प्रिंट्स के अलावा कोई खर्चा नहीं। लेकिन VMs का अच्छा खासा खर्चा होता है। VMs का यार है कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा है। अच्छा, लेकिन हाँ इतना नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर आके आपने किस लेवल की चीज़ बनाई है और आपके पास कितना है, जाहिर सी बात है। तो इसमें ज़्यादा ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, CGX और इन चीज़ों नहीं, CGX वगैरह नहीं है इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लें कि बिज़नेस कैसे ग्रो किया जाता है, बिज़नेस का जो सब्जेक्ट है उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। अकाउंटिंग, कॉमर्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा हैं, मेजरली ये पार्ट आता है। बाकी फ़ोटोशॉप वगैरह ज़रूर आता है इनके अंदर, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, लेकिन VFX वगैरह का कोई सीन नहीं है। ये मेजरली एक फ़र्क है जो कि आपको लगता है कि अगर एक VCD वाला जो करता है वो ये लोग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि असल में मैंने देखा था थीसिस में वो स्क्रीन्स वगैरह, और अब वो इन्हीं का था या नहीं ये नहीं मुझे पता था, इन्हीं का। लेकिन वो एक आइडिया है, वो ये खुद करते नहीं है। जैसे कि अगर वो एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। प्रोजेक्टाइल फैंस भी लोगों ने लगाए हुए थे, उनके अंदर उनका कोई काम नहीं है। उन्होंने एक आइडिया पुट इन किया कि यार एक होलो सरफेस के अंदर उन्होंने एक प्रोजेक्टाइल जो है वो फ़ैन चलाया और उसको 3D एक स्ट्रक्चर दे दिया, और वहाँ पे बंदा देख के एक दफ़ा परेशान हो जाता है कि ये इमेज अंदर आ कैसे रही है, इसको स्क्रीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस एक फ़ैन चल रहा है, वो तो 3D शेप दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आइडिया पुट इन किया, चीज़ें जाके उन्होंने मार्केट से ही बनवाई और वो आके डिस्प्ले कर दी। इस तरह से कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर तो आपका जहन चलता है थ्योरी में और आप कहते हो यार क्रिएटिविटी
हाथों से करने में थोड़ा सा मसला, क्रिएटिविटी वहाँ पे भी चाहिए। लेकिन अगर आपको है कि यार हाथ से मुझे थोड़ा सा मसला आता है, तो वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप जा सकते हो। और थ्योरी के हिसाब से वो बहुत मुश्किल डिपार्टमेंट है। अगर आप थ्योरी में वीक हो और अगर आप प्रेजेंटेशन, आपके स्पोकन अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आपको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हर असाइनमेंट जो है वो प्रेजेंटेशन बेस ही है। तो ये सीन। इसके अलावा इसके नीचे जो डिपार्टमेंट आता है वो लेदर और फुटवेयर आ जाता है। ये समझ लो कि लेदर और फुटवेयर का काम अच्छा है, मार्केट से थोड़ा सा हटके भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ना कहा जाता है कि वो लोग जाते हैं जो फ़ैशन में नहीं जा पाते और टेक्सटाइल में उनको जाना नहीं होता, तो वो अपना एक जो फ़ैशन का ठर्क है ना, वो ख़त्म करने के लिए ना लेदर में अंदर जाते हैं। लेकिन मैंने तो कई ऐसे लोग भी देखे, मेरे अपने दोस्त हैं जो कि लेदर में गए क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा था जूतों वो ऑब्वियस बात है। मेरे अब्बू का गारमेंट्स का ही काम है, तो मैं टेक्सटाइल में जा रहा था, लेकिन मैं छोड़ आया, क्योंकि वो एक बात ये है कि आपको एक अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड जो है आपने वही करना है। हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपको थोड़ा सा वर्सेटाइल होना चाहिए। जो आपके घर वाले कर रहे हैं अच्छी बात है, आप उसको सपोर्ट करते हो, अच्छी बात है। अपना अपना माइंड सेट है, लेकिन किसी का अपना मौका, लेकिन आपको कुछ डिफरेंट भी करना चाहिए। आप वो चीज़ जाके सीख रहे हो जो कि आपके अब्बू को शायद आपसे और आपकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेहतर आती है। आपका अब्बू ज़्यादा अच्छा सिखा सकते हैं। समझ रहे हो? बस वो एक डिग्री का एक टैग, और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डिग्री फारक रहो, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि आप जॉब जहाँ करने जा रहे हो और जो मज़दूर वहाँ पे बैठा हुआ है वो वहाँ पे 22 साल से बैठा हुआ है, आपका कोई मुकाबला नहीं है स्किल के अंदर उस बंदे के साथ, लेकिन फिर भी आप उससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से और इज्जत से कमा रहे हो। वजह सिर्फ वो पीस ऑफ पेपर है जो उन्होंने आपको, यूनिवर्सिटी ने आपको अलॉट कर दिया और आपकी एक थोड़ी सी सेंस डेवलप कर दी, जो आपको एस्थेटिकली, जिसको आप कहते हो ना, एस्थेटिक्स आपके बना दिए। शायद आपने काम उतना या उससे कम भी करना हो, और लेकिन आपको उसको कैश करना आता है। हाँ, कोई भी ग्रेजुएट इतना काम नहीं जानता होता और इतना एस्थेटिकली वेल नहीं होता कि वो सीधा मार्केट में जाके जो है ना वो यस कर दे सारों को। ऐसा नहीं होता सीन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है मार्केट ही सिखाती है। अब मैं ग्रेजुएट हुआ, मैं मार्केट गया हूँ, शायद मैं अपनी डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा था, काम करने में सारा कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे पता चला कि मार्केट के अंदर अंधों में काना राजा जो सीन होता है ना, वो मार्केट में जाके पता चलता है कि आप जहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे वो कुछ भी नहीं है रियल मार्केट के हिसाब से। जब आप वहाँ पे जाते हो तो भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए। जेलसी का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और ये आपको आगे जाके ऑब्वियसली जब आपको कोई सीनियर समझता है ना, तो उसके कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको भी खुद फुलफ़िल करनी चाहिए। और वो यही है कि आप जब जूनियर थे आपने अपने सीनियर से फुल अच्छे तरीके से काम निचोड़ के सीखा, और इसके बाद आप अपने जूनियर्स को भी काम सिखाओ और अच्छे मशवरे दो। अगर आप थीसिस कर चुके हो, आप अपने जूनियर्स को मशवरे दो कि यार इस तरह से करना और इस तरह से ना करना, अपने पैसे बचेंगे तुम्हारे अच्छे ओपिनियन दो और हेल्प आउट करो अपनी मशवरा। वैसे भी एक अमानत होती है। हाँ, इसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। ये पॉडकास्ट करने का भी मकसद यही है ना कि आप मशवरा दें कि जो इसमें आना बनता है, जिसका दिल से मशवरा दे रहा हूँ बाबा, फिट सीन है कि आ जाओ बस आ जाओ। और अच्छा यार, डिग्री से एक वो बात थी कि अक्सर हम आर्किटेक्चर ऑफिस में भी जाते हैं, तो शायद आर्किटेक्ट जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसको कुछ बड़ा मिनिमल सा आता होता है, उसे मार्केट नॉर्म्स का नहीं पता होता, लेकिन जो उससे ज़्यादा लोगों को पता होता है वो विजुअलाइजर या कैड ऑपरेटर्स वहाँ पे 15-15 साल से 5-5 साल से 10-10 साल से बैठे होते हैं, लेकिन वो तब भी वो आपको सर कह के बुला रहे होते हैं। शुरू में आप उन्हें भाई भाई कह के सीख ही रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप उन्हें सर पास कर लेते हैं क्योंकि आपके पास डिग्री होती है, आपको कुछ चीज़ें वो पता होती हैं जो कि शायद वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यार ये एक ऑब्वियस बात है, आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस भी कर चुके हो। आप एक आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो और आप पास आउट हो चुके हो और आप मार्केट में चले गए हो। आप ड्राफ्टमैन नहीं हो, लेकिन जो ड्राफ्टमैन है ना वो डिग्री लेके नहीं आया हुआ, उसने डिप्लोमा किया। ऐसे ही होता है। मतलब सॉफ्टवेयर सारे चला सकते हैं लेकिन डिज़ाइन सारे नहीं कर सकते। और इस बात का एक समझ लो कि छोटी सी बात है कि उसने जो 3 साल के बाद उसकी जो पे बनी है ना, वो तुम्हारी स्टार्टिंग होती। और ये इन्हीं 4 सालों का एसेंस है जो तुम्हें वहाँ पे रिस्पेक्ट दिलाएगा। ऐसे ही। और बस यही है कि आपको ना अपना काम से लगाव होना चाहिए और सीखने की थोड़ी सी जस्तजू होनी चाहिए। जैसे कई लोग शायद इससे एग्री ना करें, वो कहेंगे ये तो आजकल की डिग्री है, उससे पहले भी तो डिज़ाइन होता था।
ना ये बिल्कुल है, ओपिनियन है। हाँ मेरे ख्याल में हाँ। डिज़ाइन होता था, लेकिन उनके अंदर कुदरती तौर पे वो डिज़ाइनिंग की थी सारी चीज़ें। हाँ। अक्सर ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, घरों का डिज़ाइन वो हाँ, वो इंटीरियर घरों के जो डेकोर वगैरह वो करते सारा हैं खुद वो कर। हाँ। तो डिग्री ज़ाहिर है उसको थोड़ा पॉलिश करती है, जिसके अंदर वही मेहनत वाली बात आ जाती है कि कोई उसमें जिसका स्पार्क होता है वो मेहनत करके तो और बिल्कुल ऊपर ऐसे जा ही है। सकता है, बिल्कुल जिसका ऐसे ही स्पार्क नहीं भी हो मेहनत करके उस स्पार्क वाले लेवल पे आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक नेचुरली चीज़ होना एक डिफरेंट चीज़ है, हाँ। लेकिन अगर आप मेहनत करके वो चीज़ अटेन करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक नेचुरली जो चीज़ आपके अंदर है उसका आपके साथ ताल्लुक सिर्फ इतना ही है कि अल्लाह ने वो आपको गॉड गिफ्टेड दे दी, लेकिन अगर आपका आपने वो उसमें कोई मेहनत से कमाल खुद सीखी हुई है तो उसका आपके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नहीं। तो ये अलग चीज़ है। अगर आप कहते हो कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए और हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क कर लो उसके बाद स्मार्ट वर्क फिर ही आता है आपको, मतलब आपको एक रास्ता वाह पता यार, है। क्या बात कर दी कि मतलब हार्ड वर्क करके ही बंदे को स्मार्ट वर्क करना आता है। तो ये एक सिंपल सा ओपिनियन है मेरा। और इसके अलावा मेरे डिपार्टमेंट पे भी आ जाओ। आपने क्या है मतलब अब आओ। हाँ अच्छा फर्नीचर हाँ, मार्केटिंग के बाद जो है वो लेदर का हो गया, लेदर के बाद जो है वो फर्नीचर का होता है। और फर्नीचर के अंदर ना सीन्स ये हैं कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे आते हैं ना वो यही होते हैं कि जिनका GPA थोड़ा सा कम आ जाता है और इस तरह से ना सीन हो जाते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं आते, जो अपनी मर्जी से नहीं आते। लेकिन ये आपके डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो चीज़ें कितना अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि अगर एक बच्चा जिसको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसने डिग्री तो करनी है वो, और उसके अंदर सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का ये रोल है कि उसको उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। और इसके अलावा कोर्स कंटेंट इतना टाइट होता है कि ना चाहते हुए भी जब आप असाइनमेंट्स करते हो और आप ऑटोकैड खोल के बैठोगे तो आपको ऑटोकैड का कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको हेल्प आउट कौन करेगा जब एक असाइनमेंट आपकी कॉपी नहीं हो सकती। डिज़ाइन के अंदर यही सीन है, कॉपी कैसे होगा। आप एग्ज़ाम भी कर रहे हो तो ये वही वाला पहला एग्ज़ाम है जिसके अंदर कोई टीचर किसी को नहीं कहता कि अपने डाइस पे बैठ के काम करो, आप कॉपी नहीं कर सकते, वो कॉपी हो ही नहीं सकता। तो मतलब एंड प्रोडक्ट ही आपका सामने आ जाएगा तो पता लग जाता है कि किसका ऑब्वियस बात है, आप कर ही नहीं सकते। आप अगर कर रहे हो तो ये समझ लो कि बेवकूफ़ तरीन इंसान हो आप। तो यहाँ पे यही सीन है कि आपका डिपार्टमेंट अगर अच्छे तरीके से आप लोगों को लेके चल रहा है तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा सिखाएगा। और इन दी एंड मुझे लगता है कि ये कहने की बातें होती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा बुरा भी कहते होते हैं कि PIFD का ये सीन जो है ना डिपार्टमेंट्स वाला बड़ा ऑफ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बच्चों के अपने ड्रीम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये सारा कुछ पता होता है सारों को, और अगर वो उस चीज़ के लिए खुद एफर्ट नहीं कर सकता तो वो यूनिवर्सिटी भी नहीं कर सकती। तो ये आपके ऊपर ही है। इसके अलावा जब मैं आया था इस डिपार्टमेंट के अंदर और मेरे जो क्लास के थे सारे लोग थे वो 40 के 40 लोग, और मेजॉरिटी बच्चे वही थे जो कि उनके नंबर कम आ गए और वो आए हुए थे। लेकिन इन दी एंड जब उन सारों ने काम निकाला यार वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाला। और ये समझ लो कि हमने ये भी सुना कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, हमारी क्लास जो है उसने काफ़ी बेहतरीन काम निकाला पिछले बैचेस से। और उससे पहले हमने ये भी सुना कि हम वर्स्ट क्लास हैं। लेकिन बात यह है कि बच्चों को जब बच्चों पे पढ़ती है ना, और बच्चे जब पता चल जाता है बच्चों को यार कि करना हम नहीं है, अब यही है हमारे पास। हाँ, तो वो अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं चीज़ें और बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकल आता है। और अब ये सीन है जहाँ तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, और आप यार कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिल जाती है। और यहाँ पे आपको लगता है कि फ़र्नीचर के कितने ही शोरूम्स हैं जो कि आप लोगों को काम देते होंगे और क्या करते होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। मार्केट के अंदर सैचुरेशन की बात होती है, मार्केट का अभी कोई सैचुरेट हुई ही नहीं है। ये समझ लो कि मार्केट के अंदर आपके भी क्लास फेलोज जब भी ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, आधी से ज़्यादा जो क्लास है वो शायद फील्ड ही छोड़ जाती है, किसी की शादी हो जाती है तो कोई किसी और मामला में लग जाता है। तो ये समझ लो कि जो 40% का रेशो है ना या 50% का रेशो है, वही मार्केट के अंदर जो है ना वो एंट्री लेता है। और अगर वो बच्चे ही साल के 50 बच्चे हैं मेरे डिपार्टमेंट के, अगर निकलते हैं 50 बच्चे निकलते हैं, 50 बहुत बड़ा नंबर है, और किसी इंस्टीट्यूट में हो भी नहीं रहा। लेकिन आपकी मार्केट जो है आर्किटेक्चर के साथ लिंक है, इंटीरियर के साथ लिंक है, तो मार्केट के अंदर काफ़ी आपके ग्रोथ के चांसेस हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो हैं इंटीरियर के लिए मास्टर्स करने जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपना जॉब जो कर रहे हैं वो इंटीरियर के साथ लिंक कर देंगे। इंटीरियर के साथ लिंक करने से क्या होगा, बिना डिग्री के उन्होंने एक्सपीरियंस भी लिया और आगे से उनके प्रोजेक्ट्स भी उनको मिलने लग गए।
तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप किस सिनेरियो में, किस जगह पे, किस तरह से आप अपने आप को ना उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो। और अगर मैं मुझे जो है, जब मैं जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ उसके अंदर यही है कि आर्किटेक्चरल लोग आते हैं, आर्किटेक्चरल साइट्स पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हम भी लेआउट्स बना रहे हैं। हम लेआउट्स इस तरह के बना रहे हैं हम कि आपके जो हैं फर्नीचर प्रोडक्ट्स हैं उनका लेआउट कैसे होगा, वहाँ पे कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, वो क्या उनका कलर, इंटीरियर के साथ लिंक, इंटीरियर के साथ हमारा काम लिंक हो जाता है। लेकिन अगर आप वैसी बात करो कि फ़र्नीचर सिर्फ बनाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की साइड पे रहो, क्योंकि आप फर्नीचर बनाना प्रायोरिटी है आपकी, ना कि उसको प्रेजेंट करना, ना ही उसको आगे कैसे उसको आपने अच्छे तरीके से अपनी साइट्स के अंदर, इंटीरियर के अंदर लोगों को कैसे प्रेजेंट करना, आपको वो नहीं आ रहा। लेकिन आपको ये आता है कि ये बनेगा कैसे, तो आपको किसी न किसी एक साइड के ऊपर ना बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता। और अगर आप नहीं भी हो तो मार्केट आपको कर ही देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक जगह पे आप फंसोगे, और वो जहाँ पे आप फंसोगे ना, मेरे ख्याल से वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं ना, तो ये समझ लो कि आप उसके अंदर वो बेस्ट नहीं कर पाओगे जो कि आपको नहीं आता, और आप लोगों से धक्के खा के और एक नई चीज़ सीखोगे। आप जब बैठोगे उस चीज़ के ऊपर खपोगे तो वो ऑब्वियसली जब आप उसको एक्सप्लोर करना, हाँ, उसको जब आप किसी के सामने एक्सप्लेन करोगे ना, तो वो एक बड़ा ही डिफरेंट इम्पैक्ट भी डालता है, और वो पता चल जाता है कि यार ये इंसान ने जो है ना, ये किसी से सीखा नहीं हुआ, इसने खुद ठोकरें खा खा के उस चीज़ों को एब्जॉर्ब किया हुआ है, और वो आगे जो डिलीवर कर रहा है वो उसके ज़ुबान से पता कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उसको मतलब सिखा दी या पिला दी गई। हाँ, वो उसने खुद जो उसको अंडरस्टैंड हुआ, उसका अपना एसेंस है, वो उसका अपना एसेंस है, जिसको कहते हैं ना अपना कुछ होना, वो चीज़ है कि ये मेरा अपना है, जो मैंने जिस तरीके से भी सीखा है और जो भी सीखा है वो मेरा अपना है। इस चीज़ को कहते हैं, ना कि आप किसी में टीचर के ऊपर, जो टीचर सिखाते हैं मैं उस चीज़ को भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि जो आपने खुद सीखा है ना वही एक बेहतरीन चीज़ है, और वही वो चीज़ है जो आप अगलों को सिखा सकते हैं। और मेरे ख्याल में जनरली होता है भी इसी तरह कि टीचर तो क्लास में आकर 100 बातें या 50 बातें करता है, और हर बच्चा उसमें अपने अपने जो उसके मतलब की बात होती है या उसके जो उसे जो बात क्लिक करती है, वो हर किसी के लिए बात डिफरेंट होती है। वो उसके लिए कोई और बात होती है, उसके लिए कोई और। अच्छा, इन्हीं सारी बातों से एक ये सवाल बनता है कि अपनी फील्ड को ही परस्यू करना ये कितना है। हमारे आर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि सारी चीज़ें कनेक्टेड है। कई लोग हैं कि हमारे अपने अलुमनाइज की अगर बात करें, अली ज़फ़र आर्टिस्ट थे और अब वो क्या सिंगिंग की तरफ हैं और इस तरफ पेंटिंग भी करते हैं, लेकिन मेजरली जिसका नाम है वो म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट का हो गया। और इमरान अब्बास आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हुए और वो कर एक्टिंग और मॉडलिंग वाले थिएटर वाली साइड पे। तो इस तरह से अभी भी हम अपने भी इर्द गिर्द देख रहे होते हैं बहुत सारे लोग जो कि शायद आर्किटेक्चर कर रहे होते हैं, बल्कि शराज बैठा हुआ आर्किटेक्चर कर रहा है लेकिन करना उससे FTV है या कुछ उस तरफ है उसका सारा। तो क्या इतना आसान है कि आप फर्नीचर डिज़ाइन पढ़ के किसी और बाद में आप अपना कहें कि नहीं मेरा शौक उसी में था, और आप प्रैक्टिस बाद में उसमें करने लग जाएं फैशन के अंदर या ज्वेलरी के अंदर या इंटीरियर के अंदर? यार कहीं ना ये अगर तो आप एक डिपार्टमेंट से स्विच करते हो किसी और चीज़ में, तो वो कहीं ना कहीं वो अपना ये समझ लो कि उसका डिपार्टमेंट जो उसने अपना प्रोफेशन चूज़ किया था वो डेड होने लग जाता है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक चीज़ के साथ ही चल सकते हो। बड़े ऐसे हमारे भी सीनियर्स हैं जिन्होंने अगर ग्रेजुएशन उसमें की है, कोई फर्नीचर में की है या फिर कोई ज्वेलरी में की है, तो उसके बाद वो स्टाइलिंग करने लग गए, वो शूट्स के ऊपर लोगों को स्टाइलिंग करने लग गए, और वो स्टाइलिंग बेसिकली काम तो फैशन डिज़ाइनर्स का ही है, लेकिन वो कर रहे हैं। अब आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलने की बात है कि आपको किस फील्ड में कैसी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपकी सराउंडिंग्स कैसी है, वो मैटर करती हैं। और ये आपका अपना ही चॉइस होता है कि आपको कोई धक्के से तो नहीं डाल सकता किसी भी दूसरी फील्ड के अंदर, आपकी अपनी चॉइस है, और उसके अंदर ज़्यादा एफर्ट लगती है कि आप अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के और अपनी फील्ड को छोड़ के आप किसी और फील्ड के अंदर जा रहे हो, तो उसके अंदर ज़्यादा एफर्ट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक एज है। ऐसे ही ग्रेजुएट हो गए आप ज्वेलरी डिज़ाइनर हो या फिर आप फर्नीचर डिज़ाइनर हो, लेकिन उसके अंदर आपके पास कोई एज नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल है जो आगे आपको मनवा सकता है। तो वो एक मुश्किल चीज़ है और पॉसिबल है। हाँ, ये एक ऐसा सीन है कि आप ना वहाँ पे अपना काम, सिर्फ अपने काम से ही अपने आप को मनवा सकते हो, और इसके अलावा वहाँ पे ये कोई धक्के वाला सीन नहीं है कि यार आप काम भी नहीं अच्छा करते और आप फील्ड के भी नहीं हो, तो वहाँ पे आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपनी फील्ड छोड़ते हो तो आप उस फील्ड के साथ मतलब लेके सारा कुछ चला जा सकता है, कोई इम्पॉसिबल तो नहीं है चीज़। लेकिन जो बंदा ये सोच लेता है ना कि उसने ये फील्ड स्विच की है, तो वो ये सोच के करता है कि उसने ये वाली फील्ड करनी ही नहीं।
अगर उसको उस फील्ड के अंदर कुछ इंटरेस्ट है या फिर वो अच्छा कर रहा होता, तो फिर वो ना देखो मोहित, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो किसी हाँ, चीज़ में तो तुम वो क्यों छोड़ोगे? जाहिर सी बात सिर्फ इतनी सी है। तो यहाँ पे ये रेशो भी है अपनी कि मतलब वो इतनी मेहनत के बावजूद उनसे वो काम निकल ही नहीं रहा, या वो उसमें उनका उस तरह से दिल नहीं लग रहा। हाँ, मेहनत के बाद काम नहीं निकल रहा, यहाँ फिर उनका दिल था ही नहीं, दिल नहीं था। हाँ। तो वो उन्हें स्विच कर जाते हैं। लेकिन बड़े ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जानने वाले हैं जो कि काम स्विच कर चुके हैं, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। बात सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर आ जाती है कि अच्छा काम जो है वही चलता है मार्केट के अंदर, बस यही सीन है। और इसके अलावा जो है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा है, सारे जो हमारे ल्यूमिनाइज हैं वो भी इतने हैं कि अगर आप स्पेसिफिकली उन लोगों के ऊपर भी बात करना चाहो तो उनके काम और उनके बिज़नेस इतने बड़े हैं कि आपको HSY वगैरह और इनके काम से बड़े ही लगेंगे, ज़्यादा ही लगेंगे। लेकिन फील्ड ऐसी है जिसके अंदर आप लोगों को वो ग्लैमर नहीं दिखता। असल में ग्लैमर और एंटरटेनमेंट का जो सीन है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है आपके प्रोफेशन के साथ। अब फैशन के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हाईलाइट हैं, ग्लैमर बहुत ज़्यादा है। अब हमारे डिपार्टमेंट के अंदर देखें, आर्किटेक्चर लोगों को बोरिंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर FSC प्री इंजीनियरिंग करके तुम मैथमेटिक्स करके वहाँ पे गए और वहाँ पे तुमने मैथ्स ही पढ़ना है, मतलब तो एक इंजीनियरिंग साइड आ जाती है ना, आपका एक प्रोडक्ट डिज़ाइन आ जाता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर और इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर अब यही सीन है कि उसके अंदर कोई ग्लैमर नहीं है, उसमें इंटरटेनमेंट नहीं है। नहीं मतलब आप अगर उससे कंपेयर करें, आपने कोई रैंप वर्क टाइप नहीं करनी है, आप पे कोई लाइट्स वगैरह को आपने एट द एंड रिवाइज ही करते रहना है स्केचेस को, और बार बार काम हो रहा है। तुम्हारा काम है एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड, तुम्हारा काम है क्लाइंट ओरिएंटेड। काम बोलता है, तुम नहीं बोलते। फैशन वगैरह का काम होता है वो इस तरह से है कि अगर तुम कोई रैंप वॉक करवा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो जिसका नहीं भी इंटरेस्ट ना वो भी देख सकता है। सिर्फ सीन यहाँ पे, अगर आपका थीसिस जो है कोई देखने आ रहा है और उसको कुछ भी नहीं पता फैशन के अंदर, उसको कोई हाव नाव है ही नहीं, लेकिन वो देख तो सकता है और वो उसको समझ आए ना आए, वो उसको देख के ये समझ लो कि प्लेयर ले सकता है कि यार अच्छा काम है ये है वो, उसको कख तो कटा नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो ये सीन्स हैं और वो एक अपीलिंग काम बिल्कुल है फैशन, उसकी वजह से भी ज़्यादा चलता है। अब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है फर्नीचर में या किसी को ज्वेलरी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसके लिए वो क्यों अपीलिंग होगा। और यहाँ पे ज़्यादातर फील्ड के लोग ही आते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब 100 लोग वो आए जिनको आपकी फील्ड से कोई सरोकार नहीं है लेकिन उन्होंने कहा वाह क्या बात है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 बंदे आए लेकिन आपकी फील्ड से रिलेटेड आए और उन्होंने आपसे नंबर लिया और आपकी कदर की कि यार क्या काम किया है, हम तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे। वो 10 भी आपका थीसिस डिस्प्ले के ऊपर भाड़ गए हैं जो कि 100 लोग आए थे और उन्होंने आके बहुत तारीफ़ें की थी। अच्छा, अगर इसी पे बात करें कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है एलुमनाई या जॉब स्ट्रक्चर कैसा है, आप PIFD से ग्रेजुएट होते हैं कितने % लोग, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है NCA वगैरह के भी थीसिस देखता हूँ, BNU के भी देखे, हाँ। इतना कैरियर ओरिएंटेड मुझे नहीं लगता जितना किसी और का होगा जितना PIFD का। हर किसी ने आगे CV रखी हुई है प्रिंट करके, हाँ। हर बंदा रेडी है कि शायद मुझे एक अपॉर्चुनिटी निकल आए, इधर से काम निकल आए। ऐसे ही बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड और इस तरह से लोग हैं यार। तो कितने लोगों की जॉब लगती है और क्या फ़ौरन उठा लिए जाते हैं PIFD के लोग? हमने तो ये सुना है यार। जो सीन है ना बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है। जिनका उनको काम पसंद आए या फिर जिनका उनको लगता है कि यार ये बच्चा मेहनती है और काम अच्छा करने वाला है, उसको फ़ौरन ही जॉब मिल जाती है। मुझे भी जो है वो जॉब इसी तरह से मिली थी। और इसके अलावा काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि उनकी CVs और उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाती हैं। अगर 30 बच्चे हैं ना तो 30 में से 20-18 बच्चों को कॉल्स आ जाती हैं आपके थीसिस के 1-2 दिन के बाद ही, बल्कि थीसिस के अंदर ही इंटरव्यू हो जाता है। मेरा थीसिस के अंदर ही इंटरव्यू हो गया था। मेरा 3rd डे था डिस्प्ले का और मेरा इंटरव्यू हो गया था और 5th या 6th डे के ऊपर मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया हुआ था जॉब का। तो जूरी में ही अक्सर आपको वो कर देते हैं कि यार तुम आ जाना इसके बाद। आपके काम पे आपके इसके अलावा वो ना डेडिकेटेड देखते हैं बच्चा अपने काम से कैसा है, मेहनती है, ओके है। उनको टॉप रेटेड बच्चे नहीं चाहिए, उनको वो बच्चे नहीं चाहिए जो कि थीटा हैं, जो कि अभी हमारे रिजल्ट्स आएंगे तो लोगों को वो मिलेंगे, डिस्टिंक्शंस मिलेंगी। इस चीज़ का डिपेंड आपके डिस्टिंक्शन पे नहीं करता, आपके काम पे करता है। और ऑब्वियस बात है कि एक अच्छा काम करने वाला सारी चीज़ों में अच्छा नहीं हो सकता, वो किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है और वही फील्ड के लोग आते हैं जो उनको सूट करता है वो ले जाते हैं।
तो बड़े ऐसे जो हैं वो कंपनीज़ आती हैं, वर्कमैन आए थे और बड़ी चीज़ें, बड़ी कंपनीज़ आई थी, नेशनल वालों ने ऑफ़र किए थे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र्स होती हैं और लोग चले जाते हैं और जॉब सबको मिल जाएगी, जॉब सबको मिल जाएगी। बस एक बात होती है कि एक फ्रेशी हो ना, उसको कितना अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, क्योंकि 25 लाख रुपए की डिग्री लग जाती है आपकी। 25 लाख के बाद आप कितना कमा पाते हो, डिपेंड ये करता है आपका शुरू कहाँ से होता है। और वो ऑब्वियस बात है, आप कहीं पे भी जाओगे तो स्टार्टिंग आपकी 40-50 ही होती है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितनी जल्दी ग्रोथ पकड़ सकते हो। और स्टार्टिंग इतनी ही होती है और इससे ज़्यादा आप 70-80 पे जा सकते हो। लेकिन वही वाली बात है कि एक फ्रेशली ग्रेजुएट बंदा कोई लेता है तो उसको पता है कि इसके ऊपर हमने 3 से 6 माह जो है इस पे मेहनत होगी और उसके बाद जाके ये सेटअप के अंदर जो है हमारे इतना एफर्ट देगा हमें कि हम इससे ना कुछ निकाल सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली उनको पता होती हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन बेरोज़गारी वाला सीन थोड़ा कम है। अगर हम कहें कि यार आप इस डिग्री के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली देसी फैमिलीज़ अक्सर इस चीज़ के ऊपर कहते हैं कि इंजीनियरिंग करो और ऐसे, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली जो है वो सारी जो है साइंस से ही था। मेरी बहन ने जो है वो की हुई है मैथ्स में PhD की हुई है और भाई ने मेरा जो है वो IT की हुई है। सो ये समझ लो कि मैं वो वाहिद ही था जो कि डिज़ाइन के अंदर आया था और उन सारों के लिए बहुत नई चीज़ें थी ये कि ये क्या करता है, उनको फ़न ही लगता था कि ये जाता है और ये फ़न करके आ जाता है। तो ऑब्वियस बात है, वो जिनको नहीं अंदाज़ा है वो उनको ऐसे ही लगता है। लेकिन ये है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो फिर भी फील्ड के अंदर जो है वो बहुत हसल कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के घर वाले इतने ईजी हैं कि आपको कोई भी फील्ड करने देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कम से कम उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी फील्ड के अंदर कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए। तो ये है। अच्छा यार, फाइनेंसिस की बात की, जैसे आपने कहा कि 25 लाख लग जाता है डिग्री में। हाँ। तो अगर मोटा मोटा हिसाब करें कि एकेडमिक में कितना लग जाता है और ड्यूरिंग क्लासेस आपने कहा कि असाइनमेंट्स में कितना, हाँ, बार बार वो है सारा। यार ये समझ लो कि 20-18 लाख का तो सीधा सीधा फीस स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद 5-6 लाख पर सेमेस्टर जो है अब जो चल रहा है 2025 हाँ 2025 के अंदर ये है 195 से 2 लाख प्लस चला गया हुआ है। ये हर डिपार्टमेंट की है या वेरी करती है? नहीं, ये हर डिपार्टमेंट की सेम ही है, लेकिन हर साल जो है ये 10% इंक्रीज़ होती है। और जब मैंने शुरू किया था ना तो ये थी 140 समथिंग थी बैक इन 2022। हाँ, और हर सेमेस्टर के साथ ही बढ़ती रहती है। तो अच्छा, ये नहीं होता कि जो जिसमें एनरोल हुआ उसकी 4 साल वही रहेगी? ना ये 10% हर सेमेस्टर के साथ इंक्रीज होती है। तो मैंने जहाँ पे छोड़ा है ना, मैंने जहाँ पे मतलब मेरा आखिरी सेमेस्टर की जो फीस थी वो थी 186 थी। अब ऑब्वियसली अब जो भी बच्चे आएंगे उनकी इससे ज़्यादा ही समझ रहे हो। तो सीधी और स्कॉलरशिप्स के क्या सीन है? स्कॉलरशिप्स यार 2 से 3 है, वो है नीड बेस हैं। नीड बेस के अंदर आपको ख़वारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको अपने घर के कागजात शो करवाने पड़ेंगे, आप कितने लोग हो घर में, इसके अलावा आपके अबू के बैंक अकाउंट हैं, हाँ वो सारा कुछ है। लेकिन वो मतलब इतना लीस्ट होना चाहिए कि आप हो गरीब, वो वाला सीन है। तो वो मिलती उनको है जो बहुत ही डिजर्विंग है। मतलब किसी के अब्बा का इतना काम है कि उसने कभी बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाया। आप शनाख्ती कार्ड डालोगे तो कोई बैंक स्टेटमेंट निकल ही नहीं है और आप रहते किसी ज्वाइंट फैमिली में हो और इस तरह से है। फिर आपके बड़े भाई, हाँ, छोटे भाई वगैरह भी हैं जिन्होंने आगे डिग्रियां करनी है और वो सारे ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, इसके अलावा भी कोई स्कॉलरशिप है नीड बेस के अलावा? जो यार नस्ट के नाम से आती है, वो गवर्नमेंट जाती है, वो गवर्नमेंट ही है। अब वो वहाँ पे सीन ये हैं कि आपका जो है ना, आपका GPA अच्छा होना चाहिए उसके लिए। इंटरव्यू और GPA बहुत अच्छा होना चाहिए। GPA कम से कम आपका होना चाहिए 3.8 से प्लस ही होना चाहिए। अक्सर फैशन वाले बच्चों को मिलती है। और इसके अलावा भी जिनका अच्छा GPA है उनको भी मिलती है। और ये इसको ना मेंटेन करना होता है बस, कि आपका कोई भी सेमेस्टर अच्छा वो चेंज भी करती है, मतलब अगर किसी के पहले 2 सेमेस्टर नहीं लगे, बाद में उसे थोड़ी हुआ कि मैंने काम कर रहा है और वो अच्छा कर रहा है अपने डिपार्टमेंट में? नहीं, ये सबसे पहले जो है ना, आपके जो पहले साल के अंदर लग जाएगी ना, वही लग जाएगी। अच्छा। और वो 4 साल तक चलती रहेगी, क्योंकि ये जो है ना, जो मार्क्स बेस है वो वाली गेन नहीं हो सकती। आप देखो कि अगर आपका GPA है 3.4 है तो आप 3.8 पे नहीं लेके जा सकते हो।
नहीं, अगली दफ़ा में अगर कोई अगले सेमेस्टर में करे इतनी मेहनत, वो ले जाए 3.8 तक। लोगों में स्विच भी तो आता है ना, शुरू में तो आता है यार, खेलने वाले लेकिन होते हैं मुझे ना बस ये होता है कि इतना ज़्यादा जो है ना वो ग्रोथ पकड़ नहीं पाते वो। अच्छा। क्योंकि ये वही वाली बात है कि आप बिल्कुल ही नीचे से ना ऊपर टॉप करने आ गए हो, बदल जाता है इंसान, अच्छा बदल जाता है, लेकिन ये जो मेजर फ़र्क है ना इतने GPA का, वो एक सेमेस्टर में नहीं कवर होता। वो कब से कब 3 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर लगातार उस तरह की मेहनत की जाए तो वो गैप फिल होगा जाके। तो वो आपके आती रहती हैं, उसकी तो एप्लीकेशंस वगैरह आती रहती हैं, आप करो, और अगर तो आपकी किस्मत होगी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ, पॉसिबिलिटी है। और वो इस तरह की भी हैं, नीड बेस्ड तो इस तरह की भी हैं कि आपको इंसेंटिव भी मिलता है। अच्छा 40 से 60,000 का पर सेमेस्टर इंसेंटिव मिलता है आपको, यानी कि अराउंड 120% स्कॉलरशिप का है। यही तो अच्छा, और अब बात पूरी करनी, बोलो। अब अगर बात की जाए कैंपस लाइफ की कि वो कैसी है PIFD की, क्योंकि मैंने तो ये सुना था NCA के कंपैरेटिवली कि PIFD जेल है, आप बस एक दफ़ा एंटर हो जाओ, निकल नहीं सकते। ये तो बात ही गलत है ना, आपने मतलब बात इतनी गलत कर दी है कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा, सीन्स इतने हैं कि ये तो अब थोड़ी सी बेहतर हो गई है यूनिवर्सिटी। अच्छा, पहले ज़्यादा सख्ती थी आप बता रहे हैं? यार मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना, तब ये सीन था कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो गए और आपका पेन भी बाहर गिर गया ना, तो आप पेन भी उठाने नहीं जा सकते बाहर, वो गेट क्लोज हो जाते थे। अच्छा, सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी है गेट ये बंद वही है। वाला सीन था, जैसे कि आप किसी स्कूल में आए और आपके माँ बाप जो हैं वो आपको लेने आएंगे, और जब 8 बजे के बाद 2 बजे लेने आएंगे ना, तो तब भी दरवाजा खोलेगा। मतलब आप यूनिवर्सिटी के बाहर जा ही नहीं सकते। मतलब वो जो कहते थे कि एक स्कूल है, हाँ, तो वो जेल थी। अभी भी स्कूल है या नहीं? अब ठीक है, अब बेहतर है, अब आप अपनी मर्जी से बाहर जा सकते हो, अंदर से इतना चेंज कैसे आ गया एकदम? एडमिन चेंज हो गया, फैकल्टी चेंज? यार ये चेंज बहुत ज़्यादा आया और रैपिड आया है, और इस तरह से भी आया कि इन्होंने फाउंडेशन के अंदर जो GPA सिस्टम था ये भी ख़त्म कर दिया था। तो ख़त्म करने के बाद आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था, लेकिन अब इस साल से ये दोबारा से शुरू हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये जो है ना बाकी डिपार्टमेंट्स डेड हो जाएंगे अगर, अच्छा, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा उनका है। तो इसके अलावा उन्होंने दोबारा से शुरू किया है ये GPA वाला सिस्टम। पहले अब पिछले साल से ये सीन हो रहा था कि आपका जो टेस्ट के ऊपर जितने मार्क्स आएंगे तो वहाँ से आपका मेरिट बनेगा, जैसे आप लोगों का होता है ना NCA में होता है कि आपके टेस्ट के अंदर जो भी एग्रीगेट बना है उसके हिसाब से आपके डिपार्टमेंट अलॉट हो गए। लेकिन फाउंडेशन के अंदर आप अच्छे लोग, क्योंकि आपको पता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट नहीं पता होता था कि आपका क्या है, आपके फाइनल ईयर के GPA पे डिपेंडेंट होता था, फाउंडेशन ईयर के GPA। तो ये सीन था, ये फ़र्क था, मेजर फ़र्क। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि आप बाहर भी जा सकते हो और थोड़ा सा एनवायरनमेंट बेहतर हुआ है, लेकिन जहाँ तक वो है ना स्मोकिंग का और इस तरह का थोड़ा सीन जो है वो बिल्कुल ही ऑफ है। और क्लासेस टाइमिंग वगैरह, आप क्लास छोड़ के बाहर बैठे हैं या कुछ ऐसे, वो भी बहुत ऑफ है यार। वो इस तरह से ऑफ है कि टीचर्स जो है ना वो टीचर्स पे डिपेंडेंट होता है कि टीचर्स जो है ना किस तरह के हैं क्लास के हिसाब से। क्योंकि कैफे है PIFD का? हाँ, कैफे है, छोटू सा है, एक नजर ही नहीं आया 2-3 दफा। वो एंड में जो रखा है आखिरी बिल्डिंग के आखिरी ब्लॉक के आखिरी कोने के अंदर है, छोटा सा कैफे है, मतलब कोई ऐसा लैविश लुविश कोई सीन नहीं है। अब वहाँ पे वहाँ पे जूनियर्स और सीनियर्स की बॉन्डिंग भी थोड़ी कम है PIFD के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा कम है आप लोगों का, तो फिर भी कोई इंटरेक्शन नहीं। मैं कह रहा हूँ काम से काम है, वहाँ पे काम से काम इस तरह से है कि आपका जब एकेडमिक ईयर शुरू होता है ना, फाउंडेशन मैंने बताया कितने प्रेशर में है आप, मैं कहता हूँ आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो आप सीनियर्स के साथ क्या गपशप करोगे? तो वो एक अलग सीन है। इसी वजह से थोड़ा सा एनवायरनमेंट में भी फ़र्क है, क्योंकि आप लोगों के वहाँ पे बैठो, आपकी जैमिंग चल रही है, कुछ ना चल रहा होता है। वहाँ पे कोई सीन नहीं है। वहाँ पे इवन के मुझे याद है कि मैं ना एक दफ़ा अब्बा के साथ ना एडमिशन करवाने आया, तो अब्बा कहते हैं कि क्या सीन है, क्लास ये छुट्टियाँ हुई हैं, मतलब वो क्लासेस में बच्चे इतने घुसे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि इस इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये हद तक वहाँ पे जो बच्चे हैं अपनी क्लासेस में रहते हैं। अब थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, लोग बच्चे जो हैं वो बाहर घूमते फिरते हैं और थोड़ा सा फन एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे। तो कभी ये समझ लो कि कोई इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। कोई और एक्टिविटी है सोसाइटी वगैरह? सोसाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्पीच वगैरह कुछ नहीं है, कोई एक्टिविटी, कोई सीन नहीं है, सिर्फ काम। 6 बजे यूनिवर्सिटी बंद? नहीं, 4 बजे। 4 बजे ही बंद। आपके थीसिस के लिए आपकी यूनिवर्सिटी कब तक खुली रहती है? 24 घंटे है ना। हमारी 4 बजे बंद। अच्छा। अगर तुम मर भी रहे हो ना और तुम्हारा काम नहीं हुआ तो कहते हैं हमारा
कल आना, हमारा कंसर्न ही नहीं है। हाँ, और आगे परसों जो है वो डेडलाइन है। अच्छा, और आप फिर घर जाके काम कर सकते होते हो ज़ाहिर है अपना मटेरियल वगैरह, या कुछ चीज़ें आप वहीं पे कर सकते देखो यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस के बाहर आपका थीसिस प्रोडक्ट जा ही नहीं सकता। ओह नाइस। आपने जो करना है इन हाउस करना है, मतलब डेडलाइंस आपको मीट करना सिखाते हैं। हाँ, और अगर आपने नहीं की हुई तो आप तो फिर जाहिर है आप फिर रिपीटर लगाओगे और अच्छा यार, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपसे हम इसको एंड करेंगे, रिव्यू वगैरह और रिकमेंडेशन लेंगे। आप फर्नीचर डिज़ाइनर बन रहे हो, एक तरखान में, कारपेंटर में और फर्नीचर डिज़ाइनर में कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क है? बड़ा एक बेसिक आपने बताया। यार इतना फ़र्क है, मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देखो स्किल उनके पास बेशक ज़्यादा है, एक्सपोजर आपके पास ज़्यादा है, और आपको ये पता है कि आपने उनकी स्किल को इस्तेमाल करते हुए जितना वो उन्होंने अपनी शायद सारी ज़िंदगी ना कमाया हो, आपके अपनी छोटे से ज़िंदगी के हिस्से में जो आपके छोटा सा एक पैसेज होगा ना, उसमें आप उससे ज़्यादा कमा सकते हो। और आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, और आपके पास एक मार्केट पूरी है, और मार्केट वो है जो कि छोटे मोटे कामों की नहीं है, वो आर्किटेक्चर्स हैं, वो बिल्डर्स हैं, और बहुत एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क पड़ता है ना। मतलब एक शोरूम जो कि है शिजान फैक्ट्री के पास, और एक शोरूम जो कि है DHA फेज़ 6 में, बेचेंगे दोनों बेड, लेकिन उसमें डिज़ाइन, एस्थेटिक्स और उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा। यहाँ पे वो होगा वही काम जो चलता आ रहा है, रवायती काम, और क्वालिटी भी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन लोग लेते हैं। अब क्लास का भी फ़र्क आ जाता है कि लोगों को क्या चीज़ सूट करती है और कहाँ से क्या चीज़ में फ़र्क आता है। शायद वो उस तरह इवॉल्व नहीं कर पाते और वो एक्सपोजर। और यही बात है कि अगर एक तरखान जो है ना, अगर वो नहीं तरक्की कर पाता, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ियों पे और मजदूरी पे रह जाता है, वो सिर्फ ये है कि वो वक्त के साथ इवॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, एक अब तो ये भी है कि लोग कई पुराने काम को बड़े वैल्यू देते हैं, चनियोटी काम को कहते हैं कि ये सारा बड़ा डेलिकेट और हाथ से हुआ बारीक काम है, तो उसके बारे में डिग्री वाले क्या सोचते हैं? चनियोटी काम देखो, जो है ना एंटीक काम, वो आप सिर्फ देखने की हद तक कर सकते हो कि अच्छा है, अच्छा, क्योंकि वो क्राफ्ट है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो अब क्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उसको हर चीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। हाँ, वो तो खैर हर किसी का अपना एक। अब जो मॉडर्न चीज़ें हैं ना, जो मॉडर्न चीज़ आ रही है, वो तो आपको भी पता है कि वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर है, प्रैक्टिकलिटी पे है। इसके अलावा बोल्ड डिज़ाइंस हैं, थोड़े से कर्वी लीनियर शेप्स हैं और इस तरह की है, वो अब कार्विंग और इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। अब वो बिल्कुल भी नहीं करते। मैं अगर आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हो, मैं आपको चनियोट ले जाता हूँ, अब वहाँ का फर्नीचर देखे ना डरे तो बात करना। मतलब वो वक्त से इतना पीछे है कि आप वो उनके बेड देख के ना, आप शायद इंडियन एरा में चले जाओगे, किसी बजरंगबली के बेड, मतलब इतना हैवी गोल्डन और इतना हैवी काम है। नहीं, अगर आप गोल्डन शोल्डर ना भी करें, बिल्कुल लकड़ी में भी खालिस्तान रहे, तो वो भी इतना हैवी और इतनी देरपा वाला काम। ऑब्वियस बात है कि देखो अब डिजाइनर में कई लोगों को वो बहुत पसंद होता है, वो बहुत पसंद है। ये अपनी अपनी मर्जी की बात है ना। अब हम डिज़ाइनर हैं और हम अगर काम करते हैं, हम उस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा, क्योंकि अब लोगों को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए अपने कमरों में। हाँ, वो डिज़ाइन समझ रहे हो, डिज़ाइन का एक जो फिनोमेना है, वो जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, वो इवॉल्व हो रही है, वो अपने काम को। ये चीज़ें बहुत मेजरली जो है ना फ़र्क है एक तरखान में और डिज़ाइनर में, कि वो लोग अपने शायद उन्हीं चीज़ों को लेके बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ बदलते नहीं हैं। मतलब वही वाली बात है, जैसे स्मार्टफोन ने आके सारी चीज़ों को रिप्लेस किया ना, अब जो माँ बाप शायद कभी कहते होते थे फ़ोन पे लगा रहता है, तो अब वो भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। वैसे खैर मैं इस चीज़ से कहूँगा कि नहीं, एट द एंड फ़ोन इस्तेमाल करना बेसिक की ज़रूरत है और ये सारा, लेकिन अगर माँ बाप भी यूज़ करने लगे तो उसे कितने बुरे असर आते हैं दोनों को ही बच्चों को भी और बस ये समझ लो। मतलब अब आपको आपके पापा जो हैं वो भेजते होंगे पिक्चर, वो वीडियोस वगैरह लिंक भेजते होंगे कि बच्चे ने 12 साल की उम्र में 20 लाख कमा लिया। समझ रहे हो, वो एक फ़र्क पड़ गया है। मैं उनको अपने पॉडकास्ट की भेजता हूँ। ये अच्छा है, देखो कम से कम कुछ कर तो रहे हो ना, हमें वही भेज रहे हैं। तो अच्छा है, फिर सीन है। चलो यार, अब इस सारे को रैप अप करते हैं। जो बच्चे PIFD में आना चाह रहे हैं, या वैसे भी इन जनरल फर्नीचर डिज़ाइन से रेलेवेंट भी, या अब आपकी जॉब भी चल रही है, एक
कैटेगराइज करके भी, या बिल्कुल जिस तरह? ओवर टू यू, कुछ आप लेसन देना चाहो, कुछ मैसेज देना चाहो? या सीन सिर्फ ये है कि अगर तुम सिर्फ काम करना आना चाहते हो ना, काम करना चाहते हो और फील्ड में कुछ करना चाहते हो और डेडिकेटेडली डिज़ाइन के लिए कुछ करना चाहते हो, और तुम लोगों को बस ये है कि फ़न भी हो, फ़न तुम्हारे ऊपर है, फ़न तुम किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है, तुम प्रेशर को किस तरह से लेके चलते हो। और इसके अलावा PIFD एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। जब शुरू में हम आए थे तो हम भी फाउंडेशन ईयर के बच्चों की तरह यही कहते होते थे कि यार ये क्या इंस्टीट्यूट है, जैसे कि हर एक इंसान जो है अपने इंस्टीट्यूट को शुरू में यही कहता होता है। लेकिन शायद अब हम पास आउट होकर कोई बुढ़ी रूह बन गए हैं, तो हमें वही चीज़ें जो बुरी थी ना, जो कभी हमें बुरी लगती थी, वो कभी भी बुरी नहीं थी, जो हमें बुरी लगती थी वो वही आज हमें जो है वो हेल्प आउट कर रही हैं। और ये समझ लो कि जो इंस्टीट्यूट है उसकी काफ़ी वर्थ होती है और उसकी इज़्ज़त करना आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। और ये समझ लो कि PIFD एक बेहतरीन जगह है काम करने के लिए, एक्सपोजर के लिए और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, अगर तुम लोग आना चाहते हो तो ज़रूर आओ, और किसी भी डिपार्टमेंट में आओ, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, ये सारा का सारा तुम्हारे ऊपर है और तुम लोगों से डिपार्टमेंट है, ना कि डिपार्टमेंट से तुम लोग। वाह वाह वाह, डीप। क्या बात है यार। लेकिन वैसे मेरे ख्याल में जो चीज़ें बुरी भी लग रही थी वो आपके ही शायद फ़ायदे की होती है उस वक्त। ऑब्वियसली जो चीज़ बुरी लगती है वो हमेशा फ़ायदे की होती है। बाद में एहसास होता है बंदे को कि वही कठिन रास्ते थे जिसने आपको इतना जो सच बात कर दिया। खैर यार, बहुत शुक्रिया मुनीस, आप आए। यकीन है बहुत सारे लोगों को PIFD के बारे में, मुझे भी काफ़ी कुछ पता चला और लोगों की काफ़ी इसमें हेल्प हुई। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो भाई।